इलस्ट्रेटर लर्निंग सीरीज में सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना हमने सीख लिया है, तो क्यों ना अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनाना सीखें। सो हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। और इलस्ट्रेटर लर्निंग सीरीज में ये है हमारी क्लास नंबर 4 और आज की हमारी टॉपिक है शेप्स एंड पाथफाइंडर। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि किस तरह से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी सीरीज में आगे हम देखें तो यहाँ आपको रेक्टेंगल टूल मिलेगी। अगर आपने पहली बार इलस्ट्रेटर इंस्टॉल किया है तो यहाँ जो मुझे हेक्सागन शो हो रही है उसके जगह आपको रेक्टेंगल टूल शो हो रही होगी। जैसा कि हमने पहला भी डिस्कस किया हुआ है, किसी भी टूल के कॉर्नर में अगर आपको इस तरह से एक ट्रायंगल शो हो रहा है तो उस टूल के अंदर आपको और भी डिफरेंट टूल्स मिलेंगे। जैसा कि यहाँ आपको रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार एंड फ्लेयर टूल मिलती है। तो आइए हम समझते हैं इन टूल्स को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। काफी सिंपल है इन्हें यूज करना। तो मैंने यहाँ रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया हुआ है और इसकी शॉर्टकट है एम। ध्यान रहे यहाँ पर एलिप्स टूल की शॉर्टकट एल है और रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट एम है। फोटोशॉप की तरह दोनों के लिए सिंगल शॉर्टकट, दोनों अलग अलग शॉर्टकट्स हैं। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लिया और कोई भी शेप टूल लेने के बाद उस शेप को क्रिएट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। आप सिंपली क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए और वो शेप आपकी क्रिएट हो जाएगी। मैं इसमें कोई कलर फिल कर देता हूं जिससे आपको ठीक से समझ में आए। आप इस तरह से क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए और वो शेप क्रिएट हो जाएगी। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास पहले ही ये इंफॉर्मेशन है कि वो रेक्टेंगल किस साइज में बनेगी, लाइक सपोज मुझे एक 100 बाई 100 पिक्सल की रेक्टेंगल चाहिए, तब मैं इस तरह से ड्रैग करने के बजाय, देखिए जब मैं ड्रैग करता हूं तब आपको कर्सर के राइट साइड W312 पॉइंट एंड H245.33 PT शो हो रहा है। तो ये इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट है। अगर मुझे पहले से ही पता है कि उसकी हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए, तब मैं ड्रैग करने के बजाय एक सिंगल क्लिक करूंगा और आपको इस तरह से एक विंडो मिलेगा। इसमें हमें सपोज 100 बाई 100 पॉइंट की रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं यहाँ से 100 बाई 100 टाइप कर दूंगा। यूनिट आपको फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें पॉइंट यूनिट है और हमें 100 बाई 100 पॉइंट की ही रेक्टेंगल चाहिए। तो अभी मैं इसे ओके करता हूँ। उसी तरह से सपोज मुझे 3 इंच बाई 3 इंच की रेक्टेंगल चाहिए, तब उस केस में हम इसमें 3 नहीं लिखेंगे। उस केस में हम यहाँ पर 3 स्पेस IN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंच। उसी तरह से सपोज मैं यहाँ 6 इंच चाहता हूँ तो 6 IN। ठीक है, देखिए फोटोशॉप ने उस 3 इंच को खुद ब खुद 216 पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है और अब मैं ओके करूंगा और यहाँ देखिए आपको 3 बाई 6 इंच की रेक्टेंगल मिल गई है। उसी तरह से अगर आपको सर्कल बनानी है तो इस तरह से आप ड्रैग करके बना सकते हैं और सेम आप सिंगल क्लिक करके उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर दीजिए और आपको वो सर्कल मिल जाएगा। अगर इसमें आप विड्थ और हाइट सेम देते हैं तब आपको सर्कल मिलेगा। और सपोज मैंने इसकी विड्थ 200 की जगह 300 कर दिया और हाइट मैंने इसकी 150 कर दी, तब आपको इस तरह से एलिप्स मिलेगा। अब हम समझते हैं इसमें हम किस तरह से कलर्स और स्ट्रोक फिल कर सकते हैं। मैं वापस रेक्टेंगल टूल लेता हूं और यहां मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। तो देखिए जैसे ही आप कोई भी शेप क्रिएट करते हैं इलस्ट्रेटर में, तब आपको यहां पर 2 कलर्स मिल रहे हैं और साथ ही यहां भी आपको सेम कलर्स मिलेंगे। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये जो टॉप पर आपको स्ट्रिप मिल रही है इसे हम ऑप्शन बार कहते हैं। तो यहाँ एक बॉक्स है जिसमें आपको पूरी तरह से येलो दिखाई दे रहा है और पीछे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है जिसमें आपको ब्लैक मिल रहा है। तो यहाँ जो आपको ब्लैक मिल रहा है वो आपकी स्ट्रोक की कलर डिफाइन करती है और जो सामने है वो आपकी फिल कलर डिफाइन करती है। और अगर आपको इन्हें आपस में टॉगल करना है तब आप इस एरो से टॉगल कर सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो कि सामने जो भी कलर है वो हमेशा फिल कलर होगा। जैसे कि अगर मैं स्ट्रोक पर एक सिंगल क्लिक कर देता हूं तब देखिए अब स्ट्रोक सामने आ गई है और अगर मैं फिल पर एक सिंगल क्लिक करता हूं तब फिल सामने आ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिस स्क्वायर में पूरी तरह से कलर्ड फिल है, इसे सपोज मैं अभी रेड कलर कर देता हूं
तो जिसमें कलर पूरी तरह से फिल है, जिसके बीच में आपको एक होल दिखाई नहीं दे रहा है, वो फिल कलर होगी। और जिसमें स्ट्रोक के कलर के साथ बीच में एक आपको ग्रे कलर की भी स्क्वायर शो होगी, वो स्ट्रोक की कलर होगी। ठीक है, इतने सी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसमें हम कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूं इसके फिल कलर चेंज करना, तो यहां मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ आपको कलर पिकर मिलेगा। आप यहाँ से पहले ह्यू सेट कर लीजिए, कौन सा ह्यू आपको चाहिए, और उसके बाद यहाँ आपको जो पैनल दिखाई दे रहा है उसमें से आप जो भी कलर लेंगे वो कलर आपकी फिल हो जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखने कि आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है और अब अगर आप इसके कलर चेंज करते हैं तो यहाँ तो कलर चेंज होगी, पर इस ऑब्जेक्ट की कलर चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर अब आप कोई रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं तो उसकी फिल कलर ये ग्रीन कलर होगी और स्ट्रोक आपको येलो मिलेगा। फिलहाल आपको स्ट्रोक दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि स्ट्रोक की थिकनेस बहुत कम है। तो स्ट्रोक की थिकनेस हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि अभी 1 पॉइंट है, उसे मैं 20 पॉइंट कर देता हूँ। तो देखिए अब आपको यहाँ पर स्ट्रोक शो हो रहा है। इसे मैं थोड़ा डार्क कलर कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो यहां से हमने समझ लिया कि फिल कलर क्या है और स्ट्रोक की कलर क्या है, और स्ट्रोक की थिकनेस हम यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। हम यहां से मैन्युअली कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, या फिर यहां हम सिंगल क्लिक करेंगे और माउस इस तरह से स्क्रॉल करेंगे माउस व्हील, तब भी हम उसकी थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही हम यहाँ एरो से डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो स्वैच पैनल से भी आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि अगर आपको यहाँ स्वैच पैनल शो नहीं हो रहा है, तब आप विंडो में जाइए और यहाँ आपको स्वैच मिल जाएगी। तो यहाँ से आप स्वैच ओपन कर सकते हैं। सभी पैनल्स के आप नाम हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि ये स्वैच पैनल है, ये कलर पैनल है और ये ग्रेडियंट पैनल है। अगर आपको कोई पैनल दिखाई नहीं दे रही है तो विंडो के अंदर सभी पैनल्स आपको अल्फाबेटिकली अरेंज्ड मिलेंगे, तो वहां से आप इजीली कोई भी पैनल शो कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने यहां से ये ग्रीन रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, और ध्यान रखिए यहां पर भी स्ट्रोक की जो कलर है वो फ्रंट में है और फिल कलर पीछे है। तो यही सेम चीज आपको यहां भी दिखाई देगी स्वैच पैनल में। यहां भी देखिए ग्रीन कलर आपको पीछे, मीन्स फिल की जो कलर है वो पीछे है और स्ट्रोक की कलर सामने है। तो जो भी कलर सामने होगी, आप स्वैच पैनल से अगर कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं तो वो उसी चीज में फिल होगी। जैसा कि अभी यहाँ से स्ट्रोक सामने है, तो मैं यहाँ से कोई भी कलर पर एक सिंगल क्लिक करता हूं तो स्ट्रोक में ही वो कलर फिल होगी। अगर मैं चाहता हूं कि फिल में कलर चेंज हो, तब मैं यहाँ से फिल पर एक सिंगल क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं जो भी कलर लेता हूं वो कलर फिल में आएगी। दूसरा तरीका ये है, सपोज मुझे ग्रीन कलर चाहिए फिल में, तो यहां से अभी फिल आगे है, ये ग्रीन कलर में क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूंगा। अभी देखिए एरो के साथ मुझे एक प्लस का सिंबल शो हो रहा है, तो यहां अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तब इसमें ग्रीन कलर फिल हो जाएगी। और अब अगर मैं यहाँ से स्ट्रोक फ्रंट में कर लेता हूं और अब मैं यहाँ से रेड कलर लेकर यहाँ छोड़ूंगा, तब स्ट्रोक में रेड कलर फिल होगी। तो इस तरह से आप स्वैच पैनल से भी कलर चेंज कर सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ स्ट्रोक या फिल कलर से भी कलर चेंज कर सकते हैं। और ठीक जिस तरह से आप स्वैच पैनल से कलर ले सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ से कलर पैनल से भी कलर ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ हमारी फिल कलर फ्रंट में है, तो यहाँ से मैं जो भी कलर लूंगा वो इसके फिल में आएगा, और अगर मैं स्ट्रोक कलर सामने लेता हूं उसके बाद मैं जो भी कलर्स लूंगा वो आपके स्ट्रोक में मिलेंगे। यहाँ आपको जो भी ऑप्शन शो हो रहे हैं उन्हें हम इन फ्यूचर कलर थ्योरी की क्लास में कवर कर लेंगे। यहाँ एक गड़बड़ी है, अगर आपने ध्यान दिया हो, देखिए यहाँ पर CMYK शो हो रहा है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तब हमारे डॉक्यूमेंट की मोड RGB होनी चाहिए, पर मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए आप यहाँ भी देखे थे आपको CMYK शो हो रहा है। तो इसे हम इजीली चेंज कर सकते हैं। आप फाइल में जाइए और यहाँ डॉक्यूमेंट कलर मोड है, CMYK चेंज करके हम RGB कर लेंगे, और अब देखिए यहाँ आपको RGB मोड शो हो रही है। मैं वापस इन पैनल्स को अपनी जगह पर रख देता हूं।
और अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स। अभी मैं इस रेक्टेंगल के स्ट्रोक ऑफ कर देता हूं। वो हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहां आपको एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है। तो अभी स्ट्रोक फ्रंट में है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तब इसकी स्ट्रोक चली जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रोक ऑफ हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं फिल फ्रंट में लेकर इसे क्लोज करता हूं तब इसकी फिल भी ऑफ हो जाएगी। अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर अगर आप इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तब उसकी पाथ आपको शो होगी। और हमने उसके फिल और स्ट्रोक दोनों का कलर ऑफ कर दिया है, इसलिए वो हमें शो नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसके फिल कलर मुझे वापस मिल जाए, तो यहाँ फिल वाली बॉक्स में फ्रंट पे रखूंगा और यहाँ जो फर्स्ट आइकन आपको शो हो रहा है वहां मैं क्लिक कर दूंगा। और देखिए मुझे अभी इसकी फिल मिल चुकी है। मैं इस रेक्टेंगल की 3 कॉपीज ले लेता हूं इस तरह से। आप कॉपी किस तरह से लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए और अल्ट प्रेस करके ड्रैग कीजिए, तब उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। तो यहां से मैंने इसकी 3 कॉपी ले ली और इन तीनों पर मैं स्ट्रोक की वैल्यू 20 कर लेता हूं। ठीक है, अभी देखिए ये रेक्टेंगल्स आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। मैं इनकी वैल्यू और इंक्रीज कर लेता हूं, 40 कर लेते हैं और इसे मैं जूम कर लेता हूं। अभी देखिए स्ट्रोक पर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ एक सिंगल क्लिक, तब आपको स्ट्रोक के डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे। तो ये फर्स्ट कैप वाली ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, ये एक्चुअली ओपन पाथ के लिए होता है। हम यहाँ कॉर्नर्स पर चलते हैं। तो देखिए अभी इन सभी के कॉर्नर्स पॉइंटेड हैं। अगर मैं यहाँ से सेकंड ऑप्शन लेता हूं तब आपके कॉर्नर्स इस तरह से राउंडेड हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखिए कि आपके रेक्टेंगल के कॉर्नर्स राउंडेड नहीं हुए हैं, सिर्फ स्ट्रोक के आउटर एजेस राउंडेड हुए हैं। सिर्फ स्ट्रोक ही राउंडेड हुई है, आपकी रेक्टेंगल राउंडेड नहीं हुई है। और उसी तरह से अगर आपको इस तरह से मीटर जॉइंट चाहिए, इस तरह से जब कॉर्नर्स ना होके इस तरह से आपको कॉर्नर पे एक लाइन मिले, तब उसे हम मीटर जॉइंट कहते हैं। तब अगर आपको इस तरह से कॉर्नर चाहिए तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अलाइन स्ट्रोक्स की ओर। तो उसके लिए मैं एक एक करके तीनों रेक्टेंगल्स पर एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूं। अभी फर्स्ट वाले रेक्टेंगल सेलेक्टेड है, मैं स्ट्रोक पर जाता हूं और देखिए ये सेंटर अलाइन है। अब मैं सेकंड सेलेक्ट करता हूं और इसे मैं इनसाइड अलाइन करता हूं और थर्ड सेलेक्ट करता हूं और इसे मैं आउटसाइड अलाइन करता हूं। तो अभी देखिए इन तीनों रेक्टेंगल्स की साइज मुझे अलग अलग लग रही है, बट एक्चुअल में ये तीनों सेम रेक्टेंगल्स हैं। अभी हुआ क्या है कि देखिए फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसकी जो 40 पॉइंट की स्ट्रोक हमने दिया था, तो वो उसके एजेस से, ये देखिए आपको ब्लू कलर की पाथ शो हो रही है, तो इसकी जो स्ट्रोक है 20 इनसाइड और 20 आउटसाइड है और ये सेंटर अलाइन है। सेकेंड रेक्टेंगल जो है उसमें उसके पाथ के पूरी तरह से स्ट्रोक अंदर है, इसका मतलब पूरे जो 40 पॉइंट की स्ट्रोक है वो इस रेक्टेंगल में पूरी तरह से इसके इनसाइड है। उसी तरह से आप थर्ड रेक्टेंगल पर देखें तो उसमें जो 40 पॉइंट की स्ट्रोक हमने दी हुई है वो उसके आउटर एजेस से बाहर जा रही है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि स्ट्रोक आपको सेंटर अलाइन रखना है, इनसाइड अलाइन रखना है या आउटसाइड अलाइन रखना है। अभी ये चीज हो सकता है सिंपल सी लग रही हो कि इसकी हमें जरूरत ही क्या है, पर इन फ्यूचर जब आप डिजाइन करते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी जरूरत हमें पड़ती है। और एक चीज है कि ये ऑप्शन आपको क्लोज्ड पाथ में ही मिलेगा, ओपन पाथ में नहीं मिलेगा। ओपन पाथ क्या चीज होती है, जैसे कि ये रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देता हूं। ये एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने डिलीट प्रेस कर दिया। तो अब देखिए ये एक ओपन पाथ हो गई है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब भी आप कोई शेप बनाते हैं और उसकी स्ट्रोक आपको इस तरह से किसी एक एज में नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो एक ओपन पाथ है। तो अभी देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया और अब अगर मैं स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाता हूं तब मुझे सिर्फ सेंटर अलाइन की ऑप्शन मिल रही है, बाकी के जो इनसाइड और आउटसाइड वाले ऑप्शन है वो मुझे नहीं मिलेगी। तो इलस्ट्रेटर आपको यह फैसिलिटी नहीं देता है कि अगर आपके पाथ ओपन है तब आप सिर्फ सेंटर अलाइन कर सकते हैं उसके स्ट्रोक को। और अब आपको यहाँ पर कैप्स की ऑप्शन समझ में आएगी, तो मैं यहाँ से ये दोनों रेक्टेंगल्स डिलीट कर देता हूँ और इसकी साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से।
और देखिए अभी स्ट्रोक जो है फर्स्ट ऑप्शन है, ये है बट कैप। इसका मतलब ये है कि ये पाथ यहां तक आ रही है और जो स्ट्रोक है वो ये पाथ जहां एंड होगी वहीं पर ये स्ट्रोक भी एंड हो जाएगी और इस तरह से आपको स्क्वायर एंड मिलेगा। हम सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। अब देखिए राउंडेड हो गई है उसकी एंड पॉइंट और वो स्ट्रोक से बाहर जा रही है। उसी तरह से थर्ड ऑप्शन पर जब हम जाते हैं प्रोजेक्टिंग कैप के ऑप्शन पर, तब ये फर्स्ट ऑप्शन की ही तरह है पर वो आगे एक्सटेंड हो रही है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं हम किसी भी शेप में, और अब हम अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं जो कि है डैश्ड लाइन। अभी देखिए आपको इस रेक्टेंगल में जो स्ट्रोक शो हो रही है वो पूरी तरह से सॉलिड है, तो इसे हम सॉलिड स्ट्रोक कहते हैं। इसमें बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं है। अगर आपको डैश्ड स्ट्रोक चाहिए, मीन्स बीच बीच में गैप चाहिए, तब आप इस ऑप्शन पर जाएंगे जो कि है डैश्ड लाइन। अभी देखिए यहाँ पर 12 डैश है और 6 गैप है, लेकिन यहाँ हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। जो पहले था वही चीज मिल रहा है। उसका रीजन है कि हमने यहाँ थर्ड ऑप्शन रखा हुआ है। तो अगर आपके डैश या फिर गैप की जो वैल्यू है वो आपके स्ट्रोक से कम है और आप यहाँ थर्ड ऑप्शन पर हैं, प्रोजेक्टिंग कैप पर हैं, तब आपको डैश दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जितनी गैप आपकी हो रही है उससे ज्यादा इस स्ट्रोक में प्रोजेक्शन हो रहा है। तो इसे हम फर्स्ट ऑप्शन पर कर लेते हैं। और अब देखिए यहाँ आपको डैश मिल रही है। मैं इसकी स्ट्रोक कम कर लेता हूं और अब हम देखते हैं। इनफैक्ट इसे मैं और कम कर लेता हूं और इमेज हम जूम कर लेते हैं, तब हमें ठीक से समझ में आएगा। और देखिए स्ट्रोक अभी 12 पॉइंट की है और गैप 6 पॉइंट की है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो ब्लैक कलर आपको शो हो रहा है वो 12 पॉइंट है और जो गैप शो हो रहा है वो 6 पॉइंट है। इसके बाद सपोज आप चाहते हैं कि नेक्स्ट में आपको 6 पॉइंट की स्ट्रोक मिले और गैप आपको 2 पॉइंट की मिले, तब वो चीज आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो 3 अलग अलग डैश और 3 अलग अलग गैप फिल करने का ऑप्शन आपको इलस्ट्रेटर में मिलेगा। अगर आप अलग अलग साइज के डैश यूज करना चाहते हैं तो आप इन पर फिल कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें नहीं चाहते तो इन्हें सिंपली आप इरेज कर दीजिए, तब फिर 12 और 6 पॉइंट की आपको गैप यहाँ से मिलेगी। अगर मैं इस गैप को भी डिलीट कर देता हूं, तब देखिए इलस्ट्रेटर क्या करता है। अगर आपने गैप में कुछ भी फिल नहीं किया है, तब बाय डिफॉल्ट आपको 12 पॉइंट के डैश मिलेंगे और 12 पॉइंट की गैप मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिलते हैं, तो इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए अगर आप सेकंड ऑप्शन रखते हैं तब यहाँ कॉर्नर पे आपको इस तरह से बेंड मिलेगा, और अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पर रहते हैं तब आपको उस तरह से बेंड नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको एरो हेड्स के ऑप्शन मिलते हैं। उसके लिए हमें एक ओपन पाथ की जरूरत होगी, तो इसकी पाथ मैं ओपन कर लेता हूं और फिल ऑफ कर देता हूं। हम स्ट्रोक की वेट बढ़ा लेते हैं और यहां से मैं डैश लाइन को ऑफ कर लेता हूं। तो देखिए यहां आपको एरो के ऑप्शन मिल रहे हैं। काफी सिंपल सी चीज है, आप इस पर क्लिक कीजिए और आपको इस तरह से एरो हेड मिल जाएंगे। अगर आपको दोनों पॉइंट पर चाहिए तो आप यहाँ से दोनों पर दे सकते हैं, और अगर एक पॉइंट पर ही चाहिए तो आप यहाँ से नन कर सकते हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको डिफरेंट स्टाइल्स के एरोज मिल रहे हैं। आपको इस तरह से हैंड वाली एरो चाहिए तब आप वो चीज भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। आपको जैसा चाहिए वो डिजाइन आप यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ आपके पास स्केलिंग के ऑप्शन है। इनके आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, और इनकी अलाइनमेंट भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, इन पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूं। तो अभी मैं एरो हेड ऑफ कर देता हूं और अब हम चलते हैं। यहां हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए अभी जब मैं इस पाथ को सेलेक्ट किया हूं, तो इसका मतलब ये है कि अभी देखिए इस पाथ की विड्थ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बराबर है। अगर मैं यहाँ से 20 पॉइंट देता हूं तो ये हर पॉइंट पर 20 पॉइंट या फिर 40 पॉइंट ही रहेगी। मैं चाहता हूं कि इसकी विड्थ कम ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको यहाँ अलग अलग तरह के प्रोफाइल दिए हुए हैं। इन्हें आप एक एक करके सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि देखिए किस तरह से आपको अलग अलग
प्रोफाइल्स मिलते हैं, उसी तरह से यहाँ आपको अलग अलग डिजाइन मिलेंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई डिजाइन चूज करना है तो वो चीजें भी आप चूज कर सकते हैं। इन्हें आप कस्टम क्रिएट भी कर सकते हैं, जिसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो ये सिंपल सी चीज है, आपको जैसा यूज करना है उस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें काफी डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आप चाहें तो ऑनलाइन किसी वेबसाइट से भी इन चीजों को डाउनलोड करके अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ से ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए मैं फिर से एक न्यू रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और इसमें मैंने येलो कलर का फिल लिया और मैं एक और कॉपी इसकी लेता हूँ और यहाँ से मैं पिंक कलर फिल करता हूँ और यहाँ आपको ओपेसिटी मिलता है। तो ओपेसिटी का सिंपल से मीनिंग है, आप ओपेसिटी 100% है तब उस ऑब्जेक्ट के पीछे में जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा, और ओपेसिटी आप 100% से कुछ कम करते हैं तब पीछे की ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से। देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी कम की तो यहाँ पिंक के पीछे येलो कलर थी तो वो येलो कलर आपको शो हो रही है, और बैकग्राउंड में यहाँ व्हाइट कलर थी तो इसलिए यहाँ आपको व्हाइट कलर शो हो रही है। इसके बाद आपको यहाँ से स्टाइल की ऑप्शन मिल रही है, इन्हें हम आगे बाद की क्लास में देखेंगे। अब हम वापस चलते हैं रेक्टेंगल टूल पर। तो यहाँ देखिए हमने पिछली क्लास में जो देखा तो वही चीज है, यहाँ से आप इसके कॉर्नर्स कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए तो। इसके बाद हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल पर चलते हैं। सिंपल सी चीज है, रेक्टेंगल टूल में हमें इस तरह से शार्प कॉर्नर्स मिलती थी और बाद में हम उसे राउंडेड कर सकते थे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से या सिलेक्शन टूल से। पर जब आप राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हैं तब आपको इलस्ट्रेटर स्टार्टिंग से ही कॉर्नर्स राउंड करके देता है और बाद में आप रेक्टेंगल टूल की ही तरह इसके कॉर्नर्स चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो एज सच इसकी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, शायद पुराने वर्जन्स में इसकी जरूरत रहती रही हो, क्योंकि इसमें जो भी काम आप कर सकते हैं सेम चीजें आप रेक्टेंगल टूल से भी कर सकते हैं और ऑप्शन बार में आपको पूरी तरह से सेम ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टूल की ओर चलते हैं जो कि है एलिप्स टूल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आप इस तरह से एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं और सिंगल क्लिक करके आप यहां से डायरेक्ट वैल्यू देकर अपने पर्टिकुलर रिक्वायर्ड साइज के एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तब आपको एलिप्स मिलेगा, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तब आपको इस तरह से सर्कल मिलेगा। वहीं अगर आप अल्ट प्रेस करके कोई भी शेप बनाते हैं तब देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और अभी ड्रैग करता हूँ, अभी मैंने अल्ट प्रेस नहीं किया है, तो जहां से मैंने क्लिक करके ड्रैग करना स्टार्ट किया वो उसकी फर्स्ट कॉर्नर होगी। पर अगर मैं अल्ट प्रेस करके इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करता हूं तो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया था वो उस शेप का सेंटर पॉइंट होगा। ये सभी शेप्स पर अप्लाई होता है। अगर मैं रेक्टेंगल पर भी अल्ट प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करूं तब देखिए वो सेंटर से ही ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। इसके बाद आपके पास पॉलीगन टूल है, तो सिंपली आप इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करके पॉलीगन टूल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अभी जो मैंने पॉलीगन ड्रॉ किया है उसमें 6 एजेस हैं। अगर आपको इसके नंबर ऑफ एजेस इंक्रीज करने हैं तो यहाँ देखिए आपको एक स्क्वायर शो हो रहा है, तो इसे आप इस तरह से ड्रैग करके इसके नंबर ऑफ एजेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मिनिमम आप इसकी वैल्यू 3 तक ले जा सकते हैं, जिसमें आपको एक ट्रायंगल मिलेगी, क्योंकि ट्रायंगल पॉलीगन का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, उसमें 3 एजेस हो। और इसे आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ड्रैग करते हैं तब इसे आप मैक्सिमम 11 एजेस तक इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है कि रेक्टेंगल या एलिप्स टूल की ही तरह अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो यहां से आपको इसके रेडियस और नंबर ऑफ एजेस इनपुट करने के ऑप्शन मिलते हैं। रेडियस है यहाँ जो आपको सेंटर में एक ब्लू डॉट शो हो रही है, तो इस सेंटर से इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है रेडियस, और नंबर ऑफ साइड्स आपको पॉलीगन में कितने एजेस या कितने साइड्स चाहिए वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ से 300 रेडियस लेता हूँ और एजेस में 5 कर देता हूँ, तब देखिए हमें एक पेंटागन मिलेगा, और एजेस अगर मैं 5 के जगह 8 कर देता हूँ तब आपको इस तरह से ऑक्टागन मिलेगा।
इसके बाद देखिए इसमें आपको यहाँ एक सर्कल शो हो रहा है जिससे हम इसके कॉर्नर्स राउंड कर सकते हैं इस तरह से। वहीं अगर आप इसके किसी एक कॉर्नर की राउंडनेस कम या ज्यादा करना चाहते हैं तब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आइए और जिस कॉर्नर पर आपको चेंजेस चाहिए उसे आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और सिर्फ उसी कॉर्नर पर आप इस तरह से काम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और ट्रिक है, उसके लिए मैं इन तीनों को अभी डिलीट करता हूं और मैंने पॉलीगन टूल लिया और देखिए मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया। इसके बाद अगर मैं कीबोर्ड से डाउन की प्रेस करता हूं तब इसके नंबर ऑफ एजेस डिक्रीज होंगे। देखिए इस तरह से अभी ये ट्रायंगल बन गई है और अब अगर मैं अप की प्रेस करता हूं तब देखिए इसके नंबर ऑफ एजेस इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप या तो डायरेक्ट सिंगल क्लिक कीजिए और जो विंडो ओपन होती है उसमें आप डिफाइन कीजिए कि आपको कितने एजेस चाहिए, या फिर इस तरह से ड्रॉ करते टाइम ही इसमें ध्यान रखिए मैंने अभी माउस रिलीज नहीं किया हुआ है, तो बिना माउस रिलीज किए मैं अगर अप या डाउन की प्रेस करता हूं तब उसके नंबर ऑफ एजेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। और अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, मैंने माउस क्लिक रिलीज कर दिया, तब यहां से मैं उसके नंबर ऑफ एजेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। और साथ ही अगर मैं कोई भी शेप बना रहा हूं, देखिए इस तरह से मैंने कोई शेप बना लिया और अब मैं चाहता हूं, अभी मैंने माउस क्लिक रिलीज नहीं किया है और मैं चाहता हूं कि ये जो पेंटागन अभी बन रही है उसकी पोजीशन कहीं और हो, तो मैं बिना माउस रिलीज किए कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करूंगा और इस तरह से मैं उसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूं। और अब मैं माउस ड्रैग करके इसकी साइज रेगुलेट कर सकता हूं और फिर से अगर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है तब मैंने स्पेस बार प्रेस करके इसकी पोजीशन चेंज की और जैसे ही मैं रिलीज करूंगा ये शेप फाइनल हो जाएगा। इसके बाद आपको स्टार टूल मिलता है, तो इस टूल से आप इस तरह से स्टार क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आप कोई भी शेप बनाते हैं और अभी देखिए ये कैनवास के बाहर जा रही है, मैं चाहता हूं ये कैनवास के अंदर आ जाए, तब मैं माउस रिलीज किए बिना ही स्पेस बार प्रेस करूंगा और इस तरह से इसे रिपोजिशन कर लूंगा और अब मैं फिर से इसे छोटा या बड़ा कर सकता हूं बनाते हुए ही। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इसे रिलीज कर दें, फिर मूव टूल पर जाएं, उसके बाद इसे कहीं और रखें और फिर से रिसाइज करें। पर उससे बेटर अगर आपको स्टार्टिंग में ही समझ आ रहा है कि आपने गलत जगह ड्रॉ कर दिया है, तब आप स्पेस बार प्रेस करके इस तरह से इसे रिलोकेट कर सकते हैं और उसके बाद भी आप इस पर कंट्रोल आपका रहेगा। और इसके नंबर ऑफ एजेस आपको कम या ज्यादा करने हैं, तब इस तरह से आप अप की या डाउन की प्रेस करके इसके नंबर ऑफ एजेस इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके अपना माउस लेफ्ट टू राइट ले जाता हूं तब देखिए इसकी जो स्पाइक्स हैं उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अभी मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस किया हुआ है और माउस मैंने अभी तक रिलीज नहीं किया। तो आप जब भी इस तरह से स्टार बना रहे हैं और आपको उसकी डेप्थ कम या ज्यादा लग रही है तब आप कंट्रोल प्रेस करके माउस मूव कीजिए और इस तरह से आप उसके साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक फ्लेयर टूल मिलता है, इसे मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जब हम डिजाइनिंग पर आएंगे तब ये चीज आपको बेटर समझ में आएगी। अभी अगर मैं इसे ड्रॉ करके आपको बताऊं तब शायद आपको ठीक से क्लियर ना हो। ये एक्चुअली लाइट क्रिएट करने के लिए यूज होती है। यहां मैं एक ब्लैक कलर के रेक्टेंगल ले लेता हूं और इसे मैं पीछे कर देता हूं इस तरह से। तो देखिए इसमें अगर आपको लाइट क्रिएट करना है तो इस तरह से आप फ्लेयर टूल का यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए आपने काफी इजीली यहाँ पे लाइट क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से आप इससे लाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक लास्ट ऑप्शन पर चलते हैं। मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूं। जैसा कि हमने देखा कि हम अभी फिलहाल इसमें एक सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि इसमें यहां पर मुझे येलो कलर मिले और वो ग्रेजुअली चेंज होकर रेड कलर में चेंज हो जाए, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। जब भी कोई कलर या जब भी किसी ऑब्जेक्ट की कलर एक कलर से किसी दूसरे कलर में मर्ज हो रही हो तब उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो किसी शेप में आप ग्रेडियंट किस तरह से फिल कर सकते हैं, यहां देखिए आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सॉलिड कलर का है,
लास्ट ऑप्शन आपका नो कलर या नो फिल का है, और सेंटर में जो ऑप्शन है वो है ग्रेडियंट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब जब भी फर्स्ट टाइम किसी शेप में ग्रेडियंट लेते हैं यहां से, तब आपकी बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट फिल होगी, या फिर लास्ट आपने जो भी ग्रेडियंट यूज किया था वो ग्रेडियंट फिल होगी। तो जब भी आपको किसी शेप में ग्रेडियंट फिल करना हो, तब पहले आप उस शेप को सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद सेंटर में आपको जो ग्रेडियंट की ऑप्शन मिल रही है आप वहां क्लिक कीजिए, तब एक डिफॉल्ट ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ग्रेडियंट पैनल में यहाँ से कुछ डिफॉल्ट या फिर प्रीसेट्स बने बनाए मिलते हैं, उनमें से आप कोई भी ग्रेडियंट्स ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ जो सर्कल्स मिल रहे हैं उनमें कोई कलर फिल कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से अभी कोई भी एक कलर ले लेता हूं, और यहां से मैंने कोई एक कलर ले लिया, और इस तरह से आप उसमें कोई भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट किस तरह से फिल करते हैं उसके बारे में इन डिटेल्स हम ग्रेडियंट की क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है सॉलिड कलर, दूसरा है ग्रेडियंट, और तीसरा है नो फिल। और अब हम चलते हैं पाथ फाइंडर की ओर। पाथ फाइंडर मैंने यहाँ ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपको पाथ फाइंडर शो नहीं हो रहा है तो हर बार की तरह हम अपने सॉल्यूशन की ओर जाएंगे विंडो में, और यहाँ आपको पाथ फाइंडर शो होगा। पाथ फाइंडर क्या करता है, जब आपके पास एक से ज्यादा शेप्स होते हैं तो उन शेप्स को आपस में मिलाकर या काट कर या जोड़कर आप कुछ और नए शेप्स बना सकते हैं पाथ फाइंडर के जरिए। जैसे कि मैं यहाँ इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसकी साइज में चेंज कर लेता हूँ और कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं, और अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों रेक्टेंगल्स को मैं ऐड करके एक सिंगल रेक्टेंगल बना दूं या एक सिंगल शेप क्रिएट कर लूं, तो मैं यहाँ पाथ फाइंडर के फर्स्ट ऑप्शन पर जाऊंगा, और देखिए ये दोनों शेप्स एक सिंगल शेप में कन्वर्ट हो गए हैं। अब सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, तब देखिए ये है माइनस फ्रंट। मीन्स अगर आप सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं तो येलो वाले रेक्टेंगल में जितना पार्ट ग्रीन का है वो उस येलो रेक्टेंगल से रिमूव हो जाएगी। इस तरह से मैं अंडू करता हूं। इसके बाद आपको इंटरसेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब यह है इन दोनों रेक्टेंगल्स में जो कॉमन पार्ट होगा वो आपको मिलेगा इस तरह से। ये काफी सिंपल सी चीज है। पहली चीज तो इसमें आपको नाम दिखाई दे रहा है, उससे आपको समझ में आ जाए कि ये चीज क्या काम करती है। दूसरा, ये शेप जो बने हुए हैं वो एग्जैक्टली इंडिकेट करते हैं कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। मैं अंडू करता हूं, और यहां हम फोर्थ ऑप्शन पर जाते हैं। इसमें देखिए सेंटर में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसे अगर मैं क्लिक करता हूं तो जितनी चीजें दोनों में कॉमन है वो डिलीट हो जाएगी इस तरह से। मैं फिर से अंडू करता हूं, और देखिए यहां आपको डिवाइड का ऑप्शन मिल रहा है। तो जब आप डिवाइड करते हैं तब जहां भी इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से शेप्स को डिवाइड करते जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूं तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। आप लेयर पैनल पर देखेंगे तो देखिए ये एक सिंगल ग्रुप बन चुका है। तो मैं इसे राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेता हूं, और देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग शेप्स बन गए हैं। जहां भी इंटरसेक्शन मिल रहा था वहां से इलस्ट्रेटर ने इन शेप्स को डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपको ट्रिम के ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको मिलता है। तो इन सभी चीजों को आप ट्राई करते जाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए तो ये सभी चीजें काफी सिंपल है। आप इन सबको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अलग अलग तरह के शेप्स बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इससे हम कुछ अलग टाइप के शेप कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक सर्कल लिया, इसके स्ट्रोक में ऑफ कर देता हूं, और मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूं यहाँ, और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट करता हूं। तब देखिए आपको एक लीफ का शेप मिल गया है। तो इसी तरह से आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। या फिर मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ लिया, मैंने एक सर्कल यहाँ लिया, और मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं, और इन्हें मैं यहां से डिवाइड कर देता हूं। और जब मैं इसे अनग्रुप करूंगा तब देखिए आपको एक मून का शेप मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के शेप्स को
एक्सपेरिमेंट करके देखिए, काफी इंटरेस्टिंग आप अलग अलग तरह के डिजाइन्स इससे क्रिएट कर सकते हैं। इन चीजों को आप लोगो क्रिएट करने में भी यूज कर सकते हैं, तो प्लीज इन्हें ट्राई करके देखिए। देखिए अभी हमने जो भी काम किया है पाथ फाइंडर यूज करके, उसकी लिमिटेशन एक ये है कि जैसे कि ये लीफ मुझे यहाँ चाहिए और इस शेप के अंदर मुझे ये लीफ कट चाहिए, मीन्स कुछ इस तरह से मुझे ये शेप चाहिए। पर ये करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये चीज का जो पोजीशन है वो गलत जगह हो गया है। उसके लिए मुझे फिर से अंडू करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसे रिपोजिशन करूंगा जहां भी मुझे रखना है, या रिसाइज करूंगा और मैं फिर से इसे माइनस करूंगा। इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है। तो देखिए मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इस पर डायरेक्टली क्लिक करने के बजाय मैं अल्ट प्रेस करता हूं और इस पर क्लिक करता हूं, और अभी देखिए आपको यहाँ पर एक रिजल्ट मिला हुआ है। पर अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और उसके बाद इस शेप को मैं कहीं रिपोजिशन करता हूं और अब मैं फिर से बाहर डबल क्लिक करता हूं, तब वो रिपोजिशन हो जाएगी। मुझे बार बार अंडू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप श्योर ना हो कि ये इसकी फाइनल पोजीशन है या नहीं, तो जब भी आपको इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट करने हो तब आप अल्ट प्रेस करके पाथ फाइंडर पर क्लिक कीजिए। उससे होगा ये कि आप बाद में भी उस शेप की पोजीशन या साइज या फिर जो भी चीजें हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। और जब आपकी वो डिजाइन फाइनल हो जाएगी तब आप उसे एक बार सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप एक्सपेंड कर लीजिए, और अब देखिए वो आपकी फाइनल डिजाइन जो है वो तैयार है। तो ये थी हमारी शेप्स और पाथ फाइंडर की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।